India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। केशकांड में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोप सही पाए गए। जजों की समिति ने पाया बंगले में मिला था कैश, महत्वपूर्ण साक्ष्यों से हुई थी छेड़छाड़, भ्रामक स्पष्टीकरण दिया गया। कृष्ण जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मामला हाई कोर्ट वापस भेजने को तैयार हुआ, कहा सभी वादियों को उचित नोटिस नहीं दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हिरासत मौत की जांच सीबीआई को सौंपी। 2 साल बाद एफआईआर दर्ज करने पर उठाए सवाल। कोर्ट ने परिवार को 25 लाख अंतरिम मुआवजा दिया। राउस एवेन्यू कोर्ट ने नीट चार्जशीट लीक पर जताई चिंता, कहा नाबालिग गवाहों के नाम मीडिया में आए सामने। कोर्ट ने ट्रायल प्रभावित होने की आशंका जताई। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी मिश्रा। अगले आधे घंटे में हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. तीन सदस्यीय न्यायाधीश जांच समिति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ लगाए गए तीनों आरोपों को साबित माना है। इनमें सरकारी आवास पर बड़ी मात्रा में बिना स्पष्टीकरण वाली नकदी मिलना, जरूरी साक्ष्यों से छेड़छाड़ और टाल मटोल और भ्रामक स्पष्टीकरण देना शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा गठित समिति ने बुधवार को रिपोर्ट लोकसभा में पेश की। जांच 14 से 15 मार्च 2025 की रात दिल्ली स्थित न्यायमूर्ति वर्मा के सरकारी आवास में आग लगने के बाद मिले जले और आधे जले 500 रुपए के नोटों से जुड़ी थी। समिति ने दिल्ली पुलिस और दमकल कर्मियों की गवाही के आधार पर माना कि स्टोर रूम में बड़ी मात्रा में नकदी मौजूद थी। हालांकि नकदी जब्त या गिनी नहीं गई और उसका कोई पंचनामा भी तैयार नहीं हुआ। समिति ने कहा कि सटीक राशि तय नहीं की जा सकी, लेकिन नकदी की मात्रा काफी बड़ी थी। सबसे गंभीर निष्कर्ष आग बुझने के बाद स्टोर रूम की सफाई और साक्ष्यों के सुरक्षित नहीं रखे जाने को लेकर रहे। समिति के अनुसार बताया जा रहा है कि कमरे को तुरंत सील नहीं किया गया और बाद में वहां सफाई की गई। साथ ही समिति ने न्यायमूर्ति वर्मा के बदलते स्पष्टीकरणों को टालमटोल वाला और भ्रामक माना। उन्होंने खुद गवाही नहीं दी और अपने बचाव में कोई गवाह भी पेश नहीं किया। हालांकि समिति ने स्पष्ट किया कि न्यायमूर्ति वर्मा द्वारा व्यक्तिगत रूप से नकदी हटाने का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिला। इसके बावजूद तीनों आरोप साबित माने गए। न्यायमूर्ति वर्मा अप्रैल 2026 में इस्तीफा दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि लंबे समय से लंबित 7 जजों वाली संविधान पीठ के मामलों की सुनवाई के लिए दोपहर के बाद रोजाना 2 घंटे का अविशेष समय तय किया जा सकता है। इसके बाद दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक इन मामलों की सुनवाई की जाए, जबकि सुबह का समय नए और विविध मामलों की सुनवाई के लिए रखा जाए। साथ ही प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना भी शामिल थे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बताया कि उसके सामने संविधान पीठ से जुड़े 29 मामले लंबित हैं। सीजेआई सूर्यकांत ने मौखिक रूप से कहा कि इनमें से कुछ मामले भले ही अप्रासंगिक हो गए हों, लेकिन उनमें उठाए गए कानूनी सवाल अब भी कायम हो सकते हैं। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भी इस बात से सहमति जताई। उन्होंने कहा कि कानूनी मुद्दा अब भी मौजूद है, क्योंकि 2 विपरीत विचार सामने हैं
और उनका समाधान किया जाना जरूरी है। इस पर सीजेआई ने कहा बिल्कुल। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि इन मामलों की रोजाना कुछ समय के लिए सुनवाई करने से लंबे समय से लंबित मामलों को निपटाने में मदद मिल सकती है। उन्होंने सुझाव दिया कि इन मामलों को रोजाना दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक सूचीबद्ध किया जा सकता है और 2 घंटे तक इनकी सुनवाई की जा सकती है ताकि नए मामलों का बोझ भी ना बढ़े। कपिल सिब्बल ने एक वैकल्पिक व्यवस्था सुझाते हुए कहा कि संविधान पीठ के मामलों की लगातार मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को सुनवाई की जा सकती है। हालांकि सीजेआई सूर्यकांत ने इस व्यवस्था में व्यवहारिक कठिनाई बताई। उन्होंने कहा कि इससे नियमित, विविध और नए मामलों की सुनवाई नहीं हो पाएगी। मौजूद एक अन्य वकील ने सुझाव दिया कि दोपहर की व्यवस्था से दोनों तरह के मामलों के बीच संतुलन बनाया जा सकता है। हालांकि केवल 2 घंटे की सुनवाई से मामलों के निपटारे में ज्यादा समय लग सकता है। उन्होंने इसको लेकर कहा कि अगर सुनवाई लगातार होती है तो पीठ समय को नियंत्रित कर सकती है, जबकि रोजाना दोपहर में सुनवाई होने पर सप्ताह में 4 या 5 दिन भी संविधान पीठ के मामलों को सुना जा सकता है और सुबह नए मामलों की सुनवाई जारी रह सकती है। सूर्यकांत ने संकेत दिया कि कोर्ट इन दोनों विकल्पों को परीक्षण के तौर पर आजमा सकता है। उन्होंने कहा कि दोनों व्यवस्थाओं के अपने फायदे हैं। पहले विकल्प को परीक्षण के आधार पर लागू करके देखा जा सकता है कि वो किस तरह आगे बढ़ता है। कोर्ट को इस व्यवस्था पर काम करना होगा। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से संकेत दिया है कि वो मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट को वापस भेज सकता है। वजह यह है कि सभी वादियों को ये नोटिस नहीं दिया गया था कि अदालत भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। इस मुद्दे पर फैसला करने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट उस अपील पर सुनवाई कर रहा है जिसे वाद संख्या 1 के वादियों ने दायर किया है। इस वाद में विवादित स्थल से मस्जिद हटाने की मांग की गई है। अपील में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसने वाद संख्या 17 के वादियों को भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों का प्रतिनिधि मानने की अनुमति दी गई थी। सुनवाई की शुरुआत में जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने वादियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान से पूछा कि वादियों के बीच चल रही कथित समझौते की बातचीत को लेकर कोई प्रगति हुई है या नहीं। वहीं जस्टिस कुमार ने कहा कि पिछली सुनवाई में किसी ने अदालत को बताया था कि विभिन्न वादों के वादियों के बीच कुछ बातचीत चल रही है और स्थल को लेकर किसी तरह का समझौता होने की संभावना बन रही है। इस पर श्याम दीवान ने कहा कि उन्हें किसी भी समझौता वार्ता की जानकारी नहीं है। इसके बाद पीठ ने अन्य पक्षों से पूछा कि क्या उन्हें ऐसी किसी बातचीत की जानकारी है। किसी की ओर से जवाब नहीं मिलने पर अदालत ने प्रतिवादियों की ओर से किए गए अनुरोध पर मामले की सुनवाई 2 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है। साथ ही मामला स्थगित करने से पहले जस्टिस कुमार ने मौखिक रूप से कहा कि हाईकोर्ट को वाद संख्या 1 के वादियों को नोटिस देना चाहिए था कि वो भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दे पर फैसला करने जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वाद संख्या 17 के वादियों की ओर से दायर आवेदन किसी अन्य मुद्दे से संबंधित था, लेकिन हाईकोर्ट ने अंततः एक अलग मुद्दे पर फैसला कर दिया। मामले की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे इंडिया लीगल रिसर्चर सत्यम शुक्ला। इस पर क्या कुछ? श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह डिस्प्यूट से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में ओरली इंडिकेट किया है कि केस को दोबारा इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा जा सकता है। मामला मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद साइट से जुड़ा है, जहां डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को लेकर कुल 28 सूट्स पेंडिंग हैं। इनमें से 15 सूट्स को कंसोलिडेट करके इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुना जा रहा है। विवाद का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सूट नंबर 17 के प्लेंटिफ्स ने ऑर्डर 1 रूल 8 सीपीसी के तहत भगवान कृष्ण के सभी डिवोटीज की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में केस लड़ने की परमिशन मांगी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जुलाई 2025 में इस एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया था। इस डिसीजन को सूट नंबर 1 के प्लेंटिफ्स ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि सभी प्लेंटिफ्स को प्रॉपर नोटिस नहीं दिया गया था। अब मैटर प्रॉपर प्रोसीजर के साथ रिकंसिडरेशन के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट को रिमांड किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में 34 साल के एक व्यक्ति की हिरासत में हुई मौत की जांच सीबीआई को सौंप दी। कोर्ट ने इस मामले में राज्य पुलिस द्वारा मौत के 2 साल से अधिक समय तक एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने को गंभीरता से लिया। मृतक की मौत जनवरी 2024 में हुई थी, लेकिन पुलिस ने कथित तौर पर 30 जुलाई 2026 को एफआईआर दर्ज की। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी हिरासत में हुई हिंसा के लिए कथित तौर पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में हुई लंबी देरी पर सवाल उठा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए न्याय के हित में श्रवण की हिरासत में हुई मौत की परिस्थितियों की जांच सीबीआई को सौंपना आवश्यक है। कोर्ट ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद हिरासत में हिंसा के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले सभी अधिकारियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई और अभियोजन किया जाए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि सीबीआई उन राज्य अधिकारियों की भूमिका की जांच करे जिन्होंने न्यायिक जांच में ये सामने आने के बाद भी उचित कदम नहीं उठाए कि मृतक की मौत हिरासत के दौरान लगी सिर की चोट के कारण हुई थी। कोर्ट ने इसको लेकर कहा कि न्यायिक जांच रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद संबंधित राज्य अधिकारियों द्वारा उचित कार्रवाई नहीं किए जाने के आचरण की भी जांच की जाए और इसे सीबीआई की जांच का हिस्सा बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वो हिरासत में हुई मौत के मामले में नियमित आपराधिक मामला दर्ज करे और जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी को सौंपे। कोर्ट ने जांच जल्द पूरी करने का निर्देश देते हुए कहा कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट 13 अक्टूबर 2026 को होने वाली अगली सुनवाई में कोर्ट के समक्ष पेश की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसईबीआई के इनसाइडर ट्रेडिंग संबंधी 2015 के नियमों के तहत यदि किसी व्यक्ति के पास अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी या यूपीएसआई है और वो उस दौरान शेयरों में ट्रेडिंग करता है तो इसे इनसाइडर ट्रेडिंग माना जाएगा। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑक्स्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द करते हुए एसईबीआई की अपील मंजूर कर ली। इसके साथ ही कोर्ट ने तारा ज्वेल्स लिमिटेड के प्रमोटर के खिलाफ एसईबीआई की कार्रवाई बहाल कर दी। मामले में कंपनी के प्रमोटरों के पास कंपनी से जुड़ी प्रतिकूल और अप्रकाशित वित्तीय जानकारी थी। इसके बावजूद उन्होंने वित्तीय नुकसान से बचने के लिए अपनी बड़ी हिस्सेदारी बेच दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ये स्वीकार है कि संबंधित व्यक्तियों के पास यूपीएसआई थी और उन्होंने जानकारी उपलब्ध होने के दौरान अपनी हिस्सेदारी बेची तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग का निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शेयर बेचने से प्राप्त रकम का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया गया ये मायने नहीं रखता। ट्रेडिंग करने का कारण भी उल्लंघन तय करने में जरूरी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यूपीएसआई रखने के दौरान ट्रेडिंग करने पर यह माना जाता है कि ट्रेडिंग उस जानकारी से प्रभावित थी इसलिए व्यक्ति को अलग से ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि उसने वास्तव में उस गोपनीय जानकारी के आधार पर व्यापार किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ट्रेडिंग से कम मुनाफा होना या कोई मुनाफा नहीं होना भी इनसाइडर ट्रेडिंग के उल्लंघन को खत्म नहीं करता। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई की दाखिल चार्जशीट मीडिया में लीक होने और कुछ गवाहों के नाम सामने आने पर हैरानी जताई। इनमें कुछ जिनमें नाबालिग भी शामिल है। राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में स्थापित फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने कहा कि इस मामले में कुछ किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि चार्जशीट में शामिल ऐसी बातें जिन पर अदालत में अभी चर्चा भी नहीं हुई है उनके सार्वजनिक होने से गंभीर चिंता पैदा होती है। अदालत ने यह भी कहा कि मीडिया समेत सभी संबंधित पक्षों की जिम्मेदारी है कि आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही प्रभावित ना हो। कोर्ट ने कहा कि मुकदमा आपराधिक कानून में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चलना चाहिए और किसी भी पक्ष के खिलाफ पूर्वाग्रह पैदा नहीं होना चाहिए। सीबीआई की ओर से पेश अभियोजक ने अदालत को बताया कि कुछ गवाहों के नाम मीडिया में प्रकाशित किए गए हैं जिनमें कुछ नाबालिग भी है। आरोपियों की ओर से पेश वकीलों ने भी कहा कि इससे उनके मामले पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। उन्होंने इस बात को लेकर दावा किया कि चार्जशीट की प्रतियां अदालत में
दाखिल होने से पहले ही मीडिया के पास पहुंच गई थी। अदालत ने कहा कि वो मीडिया में प्रकाशित खबरों की जांच करेगी और जरूरत के अनुसार उचित कदम उठाएगी। साथ ही सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में करीब 20,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट के अनुसार 3 विशेषज्ञों ने अलग अलग तरीकों से दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कार्यालय से नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए थे। अदालत को बताया गया कि आरोपी गोपनीय सेक्शन से बाहर निकलते समय फिक्सिंग नहीं होने के कारण ऐसा करने में सफल रहे। विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने बुधवार को सीबीआई की चार्जशीट का संज्ञान भी लिया। अदालत ने कहा कि 13 अगस्त से आरोप तय करने को लेकर दलीलों पर सुनवाई शुरू की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नौकरी में आपराधिक पूर्ववृत्त छिपाने के आरोप में कर्मचारी को सीधे बर्खास्त नहीं किया जा सकता। बर्खास्तगी से पहले नियोक्ता को जांच कर ये तय करना होगा कि कर्मचारी ने जानबूझकर जानकारी छिपाई थी या नहीं और उनकी सेवा जारी रखना वास्तव में असंभव है या नहीं। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑक्सिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि आपराधिक पूर्ववृत्त का खुलासा होने मात्र से बर्खास्तगी स्वतः नहीं हो सकती। हर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर अलग से विचार करना जरूरी है। कोर्ट ने बर्खास्तगी के लिए 2 स्तरों की जांच जरूरी बताई। पहले स्तरों की बात की जाए तो पहले यह तय करना होगा कि कर्मचारी ने वास्तव में कोई जानकारी छिपाई या गलत जानकारी दी थी और उस समय उसे संबंधित आपराधिक मामले की जानकारी थी या नहीं। दूसरे स्तर की बात करें तो अपराध की प्रकृति की है, आरोपों की गंभीरता, कर्मचारी की भूमिका, पद की जिम्मेदारियों और आपराधिक मामले के अंतिम परिणाम को देखते हुए ये तय करना होगा कि सेवा में बनाए रखना उचित है या नहीं। मामले में कर्मचारी को टेक्नीशियन के पद पर नियुक्त किया गया था। बाद में पुलिस सत्यापन में उसके खिलाफ 2019 की एक गैर संज्ञेय रिपोर्ट सामने आई। कंपनी ने इसे छिपाने का आरोप लगाकर उसे बर्खास्त कर दिया। कर्मचारी ने कहा कि नियुक्ति के समय उसे इस मामले की कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस रिकॉर्ड में भी उसके खिलाफ मामले की पुष्टि नहीं हुई और बाद में उसका नाम आरोपियों की सूची से हटा दिया गया था। इसके बावजूद कंपनी ने ये जांच नहीं की कि उसने जानबूझकर जानकारी छिपाई थी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी तथ्य को छिपाने के लिए पहले उस तथ्य की जानकारी होना बेहद जरूरी है। जिस आपराधिक मामले की जानकारी कर्मचारी को थी ही नहीं, उसे छिपाने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्तगी रद्द करते हुए कर्मचारी की बहाली का आदेश दिया। उसे सभी परिणामी लाभ दिए जाएंगे। हालांकि बकाया वेतन का भुगतान 50% तक सीमित रहेगा। ये राशि 8 सप्ताह में देनी होगी, अन्यथा देय तारीख से 6% सालाना ब्याज देना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेत्री खुशी कपूर से संबंधित सोशल मीडिया पर प्रसारित अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री को हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने उनकी पहचान और व्यक्तित्व से जुड़े तत्वों के अनधिकृत इस्तेमाल से सामान बेचने तथा उनके व्यक्तित्व का व्यावसायिक शोषण करने वाली सामग्री को भी हटाने का आदेश दिया है। जस्टिस ज्योति सिंह ने खुशी कपूर की ओर से दायर मुकदमे में अंतरिम राहत की मांग पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। मामला अभिनेत्री के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वो खुशी कपूर के पक्ष में जॉन डो आदेश भी पारित करेगा। यहां तक कि इस तरह के आदेश का उद्देश्य उन अज्ञात व्यक्तियों या संस्थाओं से भी संरक्षण देना है जो बिना अनुमति किसी व्यक्ति के नाम, तस्वीर, पहचान या अन्य व्यक्तित्व तत्वों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह आदेश खुशी कपूर की बहन और अभिनेत्री जानवी कपूर के पक्ष में इसी तरह का आदेश पारित किए जाने के एक दिन बाद आया है। एक समन्वय पीठ ने जानवी कपूर से संबंधित आपत्तिजनक और अनधिकृत सामग्री हटाने का निर्देश दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट इससे पहले भी कई प्रसिद्ध हस्तियों के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा कर चुका है। कोर्ट्स राउंड अप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.